देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार का मॉनसून सत्र बाकी पार्लियामेंट सेशन से अलग होने जा रहा है। हंगामेदार होगा, क्योंकि सत्र से पहले जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष मोर्चाबंदी कर रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष 2/3 मेजॉरिटी को जुटाने में लगी हुई है, उससे तो यही लगता है कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। क्योंकि मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि वो हारे नहीं हैं। संख्या बल भले ही कम है, लेकिन प्रयास जारी है। मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पेश होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। इंडिया टीवी के पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है। परिसीमन बिल के लिए सरकार ने जरूरी आंकड़े तो जुटा लिए हैं। परिसीमन बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों की जरूरत होगी। पिछली बार जब स्पेशल सेशन में बिल पेश किया गया था तो एनडीए के पास सिर्फ 298 सांसद थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। सारा अंक गणित सेट हो गया है। लोकसभा में 360 सांसदों का भी इंतजाम कर लिया है। आज इसे लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई मंत्री शामिल थे। यह बैठक कर्तव्य भवन में चली, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की जो रणनीति है, उसकी काट खोजने पर भी रणनीति बनाई गई। अब परिसीमन बिल पर मॉनसून सत्र में घमासान होना तो तय है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है। तो वहीं कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि परिसीमन बिल पर पहले सर्वदलीय मीटिंग हो, सरकार पहले इस बिल को कमेटी के पास भेजे, उस पर चर्चा हो और फिर इसे सदन में पेश किया जाए। इससे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। खड़गे ने पीएम मोदी को जो खत लिखा है, उसमें लिखा गया है कि मार्च अप्रैल में भी उन्होंने पीएम मोदी को परिसीमन को लेकर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। नतीजा यह हुआ कि परिसीमन बिल संसद में गिर गया। ऐसे में अब वो परिसीमन बिल लाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन यह बैठक पूरे सत्र को लेकर है, ना कि परिसीमन बिल को लेकर। इसलिए विपक्ष ये चाहता है कि पहले इस बिल पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो जाए और फिर ये पेश किया जाए। खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके जो प्रस्ताव है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमको एक समय दीजिए उस अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये विधेयक लाना चाहते हैं 2029 के चुनाव के संदर्भ में। 2029 के चुनाव को हमें कैसे जीत हासिल कर सकें, उसी संदर्भ में, उसी नजरिए से वो परिसीमन विधेयक लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन। पर हमारी जो चिंता है कि जो संघीय ढांचा है, उस पर कोई जो डिस्टरबेंस हो जाएगा उस संघीय ढांचे को, खास तौर से दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों को जो परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनको सफलता हासिल हुई है पिछले 30-40 सालों में, उन पर एक दंड नहीं लगाना चाहिए। अब कांग्रेस भले ही आशान्वित हो कि वो इस बार भी परिसीमन बिल को संसद में रोकने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इंडिया ब्लॉक की ताकत 230 से घटकर 204 तक पहुंच गई है। शरद पवार की पार्टी भी परिसीमन बिल पर शर्तों के साथ शरद पवार की पार्टी सरकार को समर्थन देने के लिए संकेत दे रही है। डीएमके के साथ भी बातचीत चल रही है। जो 6 सांसद कम पड़ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। तो सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक इसे कैसे रोक पाएगी। इंडिया टीवी पर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी नेता मनोज झा जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया बहुत बहुत।
मनोज जी, पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है, मॉनसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है। एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने के पूरे प्रयास में है, वो 2/3 मेजॉरिटी की कोशिश में है। क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो संख्या पिछले सत्र के दौरान 230 थी, वो घटकर अब 204 पर आ गया है इंडिया ब्लॉक। मीनाक्षी जी, इस पर लगातार लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं। ये जो आप कह रही हैं कि एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सहमत हूं। लेकिन लोकतंत्र में कई दफे ये होता है कि जब कोई एक पार्टी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है तो लोकतंत्र की ताकत खत्म होती है। हम और आप भी वोटर हैं। हम और आपने भी किसी को वोट किया होगा। ए को वोट किया होगा, बी को खारिज करके। और अगर मेरे वोट से चुना व्यक्ति जिस पार्टी को हमने खारिज किया, अगर वो उस पार्टी में शामिल हो रहा है, तो इसे मैं लोकतंत्र की में किसी पार्टी की ताकत बढ़ने के रूप में कतई नहीं देख सकता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इस बात को लिख चुका हूं कि ये प्रवृत्तियां अगर न्यू नॉर्मल हो गई हमारी राजनीति में, हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो फिर चुनावों का, चयन का, मल्टी पार्टी सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आज जो लोग खुश हैं, ताली बजा रहे हैं कि ये चाणक्य नीति बहुत सफल हो रही है, कल को इसकी जद में वो भी आ सकते हैं। क्योंकि ये साइकिल मैं समझता हूं कि किसी एक क्षण में जाकर रुक नहीं जाता है। उस संदर्भ में मैं मानता हूं कि अगर आप मुझसे पूछती हैं कि इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं, तो अभी हाल में एक पीस मैं लिख रहा था। हमारे इस नई पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है, 2 कॉफी मतलब रेस्तरां हैं, संगम 1 एंड संगम 2। तो अब तो ये भी एहसास हुआ करेगा प्रतिदिन कि अभी जिसके साथ कॉफी पी रहा हूं और काफी वैचारिक लेवल पर बात हो रही है, कॉफी खत्म होते होते वो व्यक्ति विशेष इधर है या उधर है। ये एक व्यक्ति को लेकर के ही या व्यक्तियों के समूह को लेकर के चिंता नहीं है। सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये लेकिन बात नैतिकता की हो गई और नैतिकता की परिपाटी से राजनीति में नफा नुकसान। जी नहीं मीनाक्षी जी, मैं नैतिकता की बात ही, मेरे पूरे आर्गुमेंट में नैतिकता नहीं है। मेरे पूरे आर्गुमेंट में है कि वोटर का डिसीजन, जो लोकतंत्र को मतदाता महफूज रखता है, अगर मतदाता के निर्णय को पलट दिया जाए तो ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की मौलिकता का सवाल है। और मैं 2 लोगों को कोट करता हूं, दोनों लोग विपरीत परिस्थिति के थे, विपरीत दलों में, विग और टोरी, बेंजामिन डिज़रेली एंड ग्लैडस्टोन। और वो चूंकि हमारे यहां वही मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। दोनों लोगों ने विपक्ष की जो अहमियत बताई थी, अगर उसके खात्मे की एक कवायद शुरू हुई है चाणक्य नीति के तहत तथाकथित ताकत बढ़ाने की, तो ये नैतिकता का सवाल कतई नहीं है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टोरेट की स्वायत्तता, उसकी ऑटोनॉमी, वो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोज जी, वो आप मुझसे और ज्यादा बेहतर समझते हैं, आपका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी है और पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं तो उस नंबर गेम को समझना चाह रही हूँ। मैं डिलिमिटेशन बिल की बात करती हूँ। मुझे नहीं पता, अभी सरकार ने बताया भी नहीं है कि वो इसे फ्लोर पर कब लेकर आएगी, पार्लियामेंट शुरू होने के साथ साथ लेकर आ जाएगी, बीच में लाएगी या अंत होते होते लाएगी, लेकिन लाएगी जरूर, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, मैं इंडिया ब्लॉक की ही एक पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के ही बयान को कोट करते हुए आपसे पूछूं, तो वो ये एक संकेत दे रही है कि यदि सरकार 50% का फॉर्मूला लागू करती है तो ऐसी परिस्थिति में समर्थन दिया जा सकता है। मीनाक्षी जी, हालांकि मैं नॉर्थ इंडिया का हूं, बिहार का हूं, और मुझे पता है कि 50% इंक्रीज से हमारे यहाँ 40 से बढ़कर के लोकसभा की सीटें 60 हो जाएंगी, विधानसभा की तकरीबन 364-65 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में ये 120 हो जाएगा और वहाँ की विधानसभा 650 के आसपास चली जाएगी। लेकिन डिलिमिटेशन के साथ साथ एक जो फेडरल बैलेंस है इस देश का,
क्या मीनाक्षी जी को, इंडिया टीवी को, मनोज झा को, चाहे हम नॉर्थ इंडिया बेस्ड लोग ही हों, क्या हमें दो आइनों को सामने रख करके बात नहीं करनी चाहिए? एक फेडरल बैलेंस, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये मैथमेटिकल प्रोपोर्शनैलिटी और साइकोलॉजिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज में एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो एक बार पूरा मसौदा आए, बगैर मसौदे के मैं समझता हूं कोई टिप्पणी करना, क्योंकि पिछली बार भी मसौदा नहीं था। साइकोलॉजी में एक चीज होती है ग्रेप वाइन की तरह कोई चीज चलती है तो फिर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि आज की डेट में जो स्थिति है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी तो क्रिकेट टीम तक को लोग नॉर्थ साउथ में बांट चुके हैं। जब जिस देश में इतनी चीजें, चुनौतियां हो, तो हर एक कदम हमें बहुत सावधानी से फूक फूक करके रिप्रेजेंटेशन की अहमियत, साथ ही फेडरल बैलेंस को मेंटेन करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार में यूपीए, एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो या कोई तीसरा हो। नहीं, लेकिन 84वें संविधान संशोधन के तहत मनोज जी, ये जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज था, अगर सरकार 131वां संशोधन लेकर आती है और उसे आगे तक के लिए फ्रीज करने का प्रावधान करती है, तो इस पर आरजेडी को या इंडिया ब्लॉक को ऐतराज क्यों होगा? मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने कहा, लेकिन मैं फिर और स्पष्ट करके कहूं, हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन में दुरूह चीजें हो गई हैं। एक एमपी के पास 20, 22, 24 लाख, 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो लिटरली मैनेजेबल नहीं है। वो वोट मांगने भी नहीं जा सकता हर विधानसभा के हर ब्लॉक में, कस्बे में। लेकिन क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी चर्चा अंबेडकर, नेहरू, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हुई थी कि जो एक इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम अक्सर ऊपर से नीचे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि डिलिमिटेशन में भी नीचे से ऊपर जा करके एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं अक्रॉस 50%, ये देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत सही है, 4 वाला 6 हो जाएगा, 8 वाला 12 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अभी के बैलेंस में और जो प्रपोज्ड, अभी जो सुन रहा हूं, प्रपोज्ड कहीं कागज पे नहीं है, जो सुन रहा हूं उसमें वो फासला और बढ़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला जिससे फासला बढ़े और हमारे फेडरल बैलेंस, उसकी सेंसिटिविटी पर आघात हो, उसमें बैठ करके बहुत संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। इसका आंसर मैं आपके समक्ष बैठ करके यस और नो, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं दूंगा तो ये उचित नहीं होगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन पर्सपेक्टिव हर तरीके का दर्शकों के सामने आना चाहिए, इसलिए चर्चा का मकसद भी यही है। अब जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही यदि ये होता है, जिस पर डीएमके ने पिछली मर्तबा ऐतराज जताया था, तो ये ऐतराज तो अगर 26 में भी जनगणना हो जाती है तो भी ऐतराज दक्षिण के राज्यों का यही होगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में दक्षिण और उत्तर में एक बहुत बड़ा फासला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मौजूदा फॉर्मूला है, मैं इसकी आपत्ति समझना चाह रही हूं, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूं मनोज जी, इसलिए मैं ये चर्चा करना चाह रही हूं, क्योंकि डीएमके के बारे में जो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भी मनाने की कोशिश में है, स्टालिन से बातचीत हो रही है, 50% का फॉर्मूला अगर लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सपोर्ट कर भी सकती है या टैक्टिकल सपोर्ट भी कर सकती है। मैं फिर इसे नंबर गेम पर चूंकि लेकर आ रही हूं मनोज जी। मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूं, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो हम लोगों ने जब 70s की पॉपुलेशन पॉलिसी को पढ़ाया था तो ये कहा गया था डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मुझे याद है, इट वाज 5th 5-year प्लान या कुछ, तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और साउथ के स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी आशंका है कि आवर परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। ये उनकी आशंका है, उनकी आपत्ति है। उनकी आपत्ति को बैठ के सीधे खारिज कर देना या सुनना या एक बेहतर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करना जो सिर्फ पॉपुलेशन को ना ले, सिर्फ पैरामीटर्स जो डेवलपमेंट के हैं उसको ना ले, एक
बास्केट ऑफ पैरामीटर्स, और वो तभी होगा ना जब सरकार विपक्ष के साथ, तमाम विपक्ष, और सिर्फ विपक्ष नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स उनके साथ संवाद करे। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि वो संवाद की परिपाटी किसी भी बिल में, इंक्लूडिंग द वंस विच आर सेंट टू जेपीसी, वहां भी संवाद नहीं होता है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स तय करिए ताकि साउथ के स्टेट्स को भी ना लगे कि उनके परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलने की बजाय उनके साथ नाइंसाफी हुई है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये इन आपत्तियों को खारिज करने से बेहतर होगा कि उनको सुना जाए, लिसनिंग नॉट हियरिंग। लिसनिंग। लेकिन मैं सर इसलिए नंबर पर आ रही हूं कि अभी जो मुझे संख्या दिखाई दे रही है, टीएमसी के 20 सांसद जो अन्य दल को ज्वाइन करते हुए एनडीए को सपोर्ट कर चुके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, 9 में से 6 सांसद वो एकनाथ शिंदे की सेना को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जो पिछली मर्तबा एनडीए का आंकड़ा पिछली वोटिंग के हिसाब से मैं यहाँ दर्शकों के सामने रख रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ, जो 298 का था वो अब बढ़कर 324 तक आ गया है। इसमें यदि डीएमके का टैक्टिकल सपोर्ट मिल जाता है, शरद पवार की पार्टी से यदि 8 सांसदों का, क्योंकि वो 50% वाले फॉर्मूले पर कुछ सहमति के संकेत दे रहे हैं, ये हो जाता है तो बहुमत से मात्र 6-7 कदम ही एनडीए दूर रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ब्लॉक कैसे काउंटर करेगा? देखिए, ये हम पूरी बातचीत हमारी थोड़ी स्पेकुलेटिव भी हो रही है। 6-7 कदम पीछे रह जाएगा या 6-7 सीटें पीछे रह जाएगी, क्योंकि कदम और सीट्स में फर्क होता है। कदम तो कई और चीजों से निर्धारित होते हैं, सीट्स उस रूप में निर्धारित। नंबर 1। नंबर 2, हमने मसौदा नहीं देखा है। नंबर 3, ये भी प्रिज्यूम करके मत चलिए कि अगर सरकार ने एक कन्विंसिंग बास्केट, जो मैंने पूरी अपनी अगर पीछे आपसे बातचीत में कहा, अगर उस तरह की चीजों के लिए तैयार होती है, तो क्या हम ये नहीं जानते हैं कि डिलिमिटेशन आज के समय की आवश्यकता है? तो उस संदर्भ में देखा जाए। अब आइए बात करते हैं। आरजेडी कैन सपोर्ट सर इन दैट केस। मीनाक्षी जी, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं जो स्पेकुलेशन पे यस और नो तुरंत बोलूंगा अनलेस आई सी द फाइन प्रिंट। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि टीएमसी के सांसद, मुझे नहीं लगता मीनाक्षी जी, आप गूगल करिए, किसी से पूछिए, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी टूटती है और वो जिस पार्टी में विलय करती है उस पार्टी का नाम ना मीनाक्षी जी ने उस दिन से पूर्व सुना था, ना मैंने उस दिन से पूर्व सुना था। और अगर इन सब को हम कहें कि ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत कर रहा है, चाणक्य साहब आकर के सब चीज ठोक ठठा करके दुरुस्त कर रहे हैं, तो ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है, ताली बजाने का विषय नहीं। अच्छा, चर्चा एक ये भी है मनोज जी कि जो एनडीए ये नंबर्स का इंतजाम कर रही है, उसमें नजर उनकी आपकी पार्टी आरजेडी पर भी है, और वजह है इसके पीछे अभय कुशवाहा जी, जो कि लोकसभा में आरजेडी दल के संसदीय नेता भी हैं। सम्राट चौधरी से हाल में उनकी मुलाकातें भी खूब चर्चा में रही, जाति से वो कुशवाहा भी हैं। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीसा भारती जी को छोड़ के बाकी जो 3 सांसद हैं वो इस बिल पर एनडीए का समर्थन कर दें। स्पेक्युलेशन है, बट जो हो रहा है वो मैं भाई आपके सामने रख दे रही हूँ। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक किसी के ट्विटर हैंडल से वो तस्वीरें चली, और उसके बाद लोगों ने स्पेकुलेटिव पीसेस लिखना शुरू कर दिया। अगर सार्वजनिक जीवन में किसी से मिलना, किसी के साथ तस्वीर आना इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं समझता हूं कि कई बड़े नेताओं के साथ जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, लोग मिलते हैं, उन तस्वीरों के आधार पर अगर हम कहानियां बनाने लगे या डेफिनेटिव स्टोरी लिखने लगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं मीनाक्षी जी, ऑन रिकॉर्ड, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई नो माई लीडरशिप, आई नो माई पार्टी। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। अभी भी बिहार की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी हम हैं, वोट शेयर और हर तरह की ताकत में। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें
एक इबारत नहीं लिख सकती हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, आई एश्योर यू। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में क्या होता है। एक और सीट जिसकी बड़ी चर्चा है, बांकीपुर, जो कि नितिन नवीन की सीट थी, अब वहां से कैंडिडेट बदल दिया गया है और प्रशांत किशोर भी अब चुनावी मैदान में है। पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार उपचुनाव वो लड़ रहे हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि भले ही वो जीते या ना जीते, लेकिन इस वक्त सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट वही दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की जहां तक बात आती है कि वो जो नंबर 2 वाली पोजीशन आरजेडी की थी बांकीपुर में, वो अब उसके हाथ से जा रही है। मीनाक्षी जी, दतिया में भी उपचुनाव हो रहा है। मैं दतिया की चर्चा नहीं सुनता हूं बिल्कुल। अरे बिल्कुल, हम तो खूब चला रहे हैं सर, नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू से लेकर उनका दर्द। नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू, उनका दर्द और उनकी तल्ख क्या कहूं, उनकी पीड़ा, वो सब दिख रहा है। देखिए, बांकीपुर को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, उसको मैं हाइप मानता हूं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं मानता हूं कि कोई हाइप अगर क्रिएट किया जाए ना, तो वो 1 हफ्ता 10 दिन सस्टेन होता है। महत्वपूर्ण अवयव उसमें है कि बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। आपको और हमको आज तक नहीं पता कि कैंडिडेट क्यों बदला गया। नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज देयर। बल्कि मैं तो ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा था, उस दिन मैं पटना में था लास्ट डे नॉमिनेशन की, कहीं तीसरा ना आ जाए, क्योंकि दूसरा भाई पसंद नहीं आया, आप तीसरा लाके देखो। महत्वपूर्ण यह है कि बांकीपुर के उपचुनाव में लोग ट्रेंड से अलग हट करके वोट देंगे। हम नंबर 2 पे थे, फासला जरूर था नंबर 1 और नंबर 2 का, लेकिन हम एक, हो सकता है आपको नतीजे के दिन आपको चौंकाने वाला नतीजा है। हमें जो लोग खारिज मान रहे हैं, शायद बिहार की राजनीति, वहां की मिट्टी से वाकिफ नहीं है। मनोज जी, पार्लियामेंट का सत्र, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, सोमवार से उसकी पहली तारीख है। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, इंडिया अलायंस कितना तैयार है? राहुल गांधी क्या सभी दलों से लगातार संपर्क में हैं? क्या तेजस्वी यादव से वो चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से इस मसले को लेकर आगे बढ़ा जाए? देखिए मीनाक्षी जी, जब कोई सत्र होता है, हालांकि मॉनसून सत्र के बारे में एक मैं लाइटर वेन में एक चीज कहूं कि बाहर बारिश हो या ना हो, सदन में बहुत बारिश होती है। तो पिछले कुछ मॉनसून सत्र को मैं वॉश आउट होता हुआ देख रहा हूं, और अक्सर मैं मॉनसून सत्र को लेकर के बड़ा चिंतित रहता हूं, क्योंकि सरकार के अंदर भी एक संवाद की परिपाटी का अभाव दिनों दिन और बढ़ता देख रहा हूं। संसद में सदस्य पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, दुश्मन के नजरिए से देखने लगे हैं, जो मैं समझता हूं इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। ये अनुचित है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं है, ना देश के ना किसी पार्टी के। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि कम्युनिकेशन जारी है। एक बहुत जल्दी मीटिंग भी होगी। इंडिविजुअल स्तर पर हम सब लोगों ने अपनी तैयारियां, क्वेश्चन, स्पेशल मेंशन, 0 आवर आज ही मैंने सबमिट कर दिया है। तो आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने मुद्दे हैं इस देश में, अभी मुद्दे तो इतने हैं कि खुद बीजेपी के लोग परेशान हैं। जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के लोग लाके कहते हैं गुड यू डिड दैट, हम नहीं उठा सकते। मैं समझता हूं संसद की वो गरिमा और बेहतर होगी, सवाल उठेंगे और जवाब मांगा जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर फुल एक्शन मोड में है। आज संभल में प्रशासन बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए इमामबाड़े और मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। संभल में अवैध निर्माण को लेकर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है। सीएम योगी अब से कुछ देर पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली में थे। यहां उन्होंने जिले को विकास की सौगात तो दी, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को गिनाया, जिनके दम पर वो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
संभल में बुलडोजर एक्शन की एक एक तस्वीर और कार्रवाई की असल वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज शामली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए एक ऐसे लाइन तय कर दी है। उन्होंने सहारनपुर बेल्ट के लिए उन मुद्दों को दोहराया है जिनसे बीजेपी की प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी हमेशा कतराती आई है। शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। केराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था। यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांधला और केराना से पलायन हो रहा था। जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। सीएम योगी शामली में गरज रहे थे तो संभल में प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा था। सीएम योगी के संभल दौरे से ठीक पहले संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ। जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने आज मुकरबपुर में मढ़न गांव में सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध धार्मिक ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश पर धारा 67 के तहत ये कार्रवाई की गई। बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए एक इमामबाड़ी और मजार को बुलडोजर से जमींदोज किया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। संभल में सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां पर अवैध मजार बनाई गई और उसकी आड़ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया। अब आप तस्वीरें देखिए, यहां पर जैसे ही जानकारी मिली कि अवैध कब्जे यहां पर हो रखे हैं, सावन से पहले सफाई अतिक्रमण की शुरू कर दी है प्रशासन ने। पहले इस मजार के चारों तरफ जो बाउंड्री थी उसको बुलडोजर ने तोड़ा, दरवाजों को तोड़ा गया। बाउंड्री तोड़ते हुए अब आप देखिए 2 बुलडोजर हैं, दोनों तरफ से इस मजार जो कि अवैध तरीके से बनाई है यहां पर अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के साथ ही यहां पर अब इस मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये आप पूरा एरिया देखिए, ये एरिया जो है ये पूरी यहां पर बंजर जमीन है जो कि कई एकड़ में फैली हुई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को संभल में पहुंच रहे हैं। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले जो भी अवैध अतिक्रमण बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एसपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए पूरा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है इसीलिए फोर्स यहां पर तैनात की गई है। और उसके साथ ही अब बुलडोजर ने बाउंड्री तोड़ के अंदर एंट्री शुरू कर दी है। ईदगाह, ये देखिए, ये दरवाजे के बाहर जो गुंबद थी, पहले इस बाउंड्री को तोड़ा गया और बाउंड्री को तोड़ने के बाद दरवाजों को तोड़ते हुए अब बुलडोजर, ये देखिए,
मजार पर बुलडोजर चलना शुरू हो रहा है। एक तरफ यहां पर बुलडोजर, ये देखिए, ये मजार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इस पूरी मजार को यहां से हटाकर इसको मुक्त कराया जाएगा। जो भी यहां पर अवैध कब्जा हो रखा है, इस पूरी मजार को यहां से हटा दिया जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नोटिस दिए गए यहां के मौलानाओं को कि आखिरकार अवैध कब्जा किस तरीके से यहां पर किया गया, और जब जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन ने एक डेडलाइन दी कि इस तारीख को यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। एक तरफ मजार हटाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। इस अवैध, जो कि एक बड़ा इमाम बाड़ा यहां पर बनाया गया था, उसकी दीवार तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। ये देखिए आप, अभी फिलहाल यहां पर 3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। बुलडोजर लगातार धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। आप देखिए, 2 बुलडोजर इतना मजबूत इस इमाम बाड़े को बनाया था कि बुलडोजर को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। सामने देखिए तस्वीरें, ये देखिए, अवैध मजार का पूरी तरीके से सफाया शुरू, बाउंड्री हटा दी गई है, दीवार हटा दी गई है। लगातार प्रशासन के बुलडोजर संभल में इस वक्त गरज रहे हैं। एक एक ईंट, एक एक निशानी जो कि अतिक्रमण की गवाही देती है, उसको हटाया जा रहा है। पूरी मजार चंद मिनटों में गायब हो गई है। बुलडोजर ने धुआं कर दिया है। और इसी तरीके से मजार के अलावा दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो 2 बुलडोजर इस अवैध जो यहां पर इमाम बाड़ा बना हुआ है, उस इमाम बाड़े पर काम कर रहे हैं। और इस इमाम बाड़े के अंदर लगातार धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे थे, नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ताजिए यहां पर रखे जाते थे। और ये भूल गए थे मौलाना कि ये जमीन, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी अतिक्रमण बचेगा नहीं। धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थल के नाम पर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और लगातार बुलडोजर यहां पर गरज रहे हैं। पहले गेट तोड़ा गया, बाउंड्री तोड़ी गई, मजार को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, और अब जो यहां पर इमाम बाड़ा है उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि आप देखेंगे पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, भीड़ हमने देखा कि अक्सर यहां पर जमा हो जाती है। लेकिन आज जब यहां पर बुलडोजर गरज रहा है तो पूरी तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सावन से पहले अतिक्रमण की सफाई यहां पर शुरू कर दी गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहां पर पहुंच रहे हैं 24 कोसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। और ये सुनिश्चित कर रहा है यहां का प्रशासन कि किसी भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। नोटिस दिए जाएंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इस तरीके से ध्वस्तीकरण होगा। आप देखिए, मजार गायब हो चुकी है, मजार का नामो निशान हट चुका है, क्योंकि ये मजार अवैध थी, ये सरकारी संपत्ति पर बनी हुई थी। इमाम बाड़े के अंदर भी बुलडोजर एंट्री कर रहा है। शटर तोड़ दिया गया, दीवार तोड़ दी गई, लेंटर गिराया जाएगा, छत तोड़ी जाएगी और इस पूरे इमाम बाड़े को यहां से हटा दिया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे बाहर सड़क पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी यहां इस अतिक्रमण के हटाने में बाधा ना डाल सके। और मौलानाओं से पहले कहा गया कि चाबी यहां की दे दी जाए, लेकिन चाबी जब नहीं दी गई उसके बाद शटर को यहां से तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मजार को गिराया गया और अब बुलडोजर, ये देखिए, ये दीवार आप देखिए, अवैध अतिक्रमण की एक एक ईंट तोड़ी जा रही है, एक एक दीवार तोड़ी जा रही है। पूरा इलाका इस वक्त यहां पर धुआं हो गया है, लेंटर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ऊपर का जो बिम है उसको बुलडोजर अब हटा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इस अवैध इमाम बाड़े को बना दिया गया था। अब आप सोचिए, सरकारी जमीन पर पहले एक ईदगाह बनाई जाती है, ईदगाह बनाने के बाद उसी की आड़ में उसकी चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, दरवाजे बना दिए जाते हैं, एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम होने लगते हैं ताकि किसी तरीके से कोई बाधा ना डाले। लेकिन साफ तौर पर जो निर्देश हैं कि अब जांच कीजिए, मौका दीजिए जवाब देने का कि आपके पेपर वैध हैं या अवैध हैं, और अगर आपने
किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली, अवैध अतिक्रमण किया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसी तरीके से लगातार 3 बुलडोजर, आप देखिए बुलडोजर, ये बुलडोजर अब जा रहा है सीधा इमामबाड़े के अंदर। बुलडोजर दूसरा बुलडोजर बाउंड्री तोड़ रहा है इमामबाड़े की। तीसरा बुलडोजर जो बची हुई ईदगाह की ईंटें हैं, अब उस मलबे को साफ कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर समझना चाहिए उन लोगों को जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं कि आपका एक एक अवैध अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उनके निर्देश हैं कि किसी भी शख्स को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। संभल में जिस जमीन पर कार्रवाई हो रही है उसकी कीमत करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की है। प्रशासन अवैध कब्जा हटाकर भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा देगा, जिनसे उन्हें अपनी छत मिल सकेगी। जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। प्रत्येक गांव में इस तरीके के जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उनको समय समय पर आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, वो प्रत्येक गांव जाके की जा रही है। करीबन कई सौ हेक्टेयर जमीन है अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है। उसी मुहिम के तहत एक मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे ग्राम प्रधान को बताने के बाद में उसकी मौजूदगी के अंदर इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। करीबन 1.25 करोड़ रुपए की ये जमीन है, 4.25-4.5 बीघे जमीन है, उसको कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है। यहाँ पे 4 थानों की फोर्स और पीएससी और आरआरएफ की मौजूदगी में इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है और शांति व्यवस्था है वो कायम है और गांव के सभी लोगों के सहयोग से ही ये कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, हमने देखा कि एक तो मजार है, मजार को पूरी तरीके से एक पक्का कंस्ट्रक्शन का रूप दिया गया और फिर ये भी नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है जो कि इमामबाड़ा बनाया गया। इतना बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बना दिया गया। कानूनी कार्रवाई भी आप जो आप अतिक्रमण हटा रहे हैं इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि आखिरकार कैसे कोई कब्जा करके इतना बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? इस प्रकार की जितनी भी जमीनें हैं जो सरकारी जमीन में इन पर अवैध कब्जा करके विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए गए हैं उसमें मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, लोगों को जेल भी भेजा है और उसी तरीके की कार्रवाई है वो इस मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे भी अमल में है वो लाई जाएगी। गांव के अलावा सर आज और भी कई जगह एक्शन देखने को मिलेगा? हर सप्ताह अलग अलग गांव की बारी आती है, उसी तरीके से डिमोलिशन है वो प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है और जो लोग नीडी लोग हैं उनको पट्टे भी दिए जा रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गांव के विकास के लिए आज के दिन जमीनें अवेलेबल नहीं है, वो किस तरीके से भूमाफिया और इस तरीके के लोगों से जमीनों के कब्जे वो मुक्त करवाए जाएं और उनको ग्राम सभा को ही वापस वो जमीन दी जाए। तो यहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और इस डिमोलिशन करने के बाद में यहाँ पे पट्टे भी है वो गरीब और नीडी लोग हैं उनको दिए जाएंगे। हमने देखा आप लोगों ने पहले भी पट्टे बांटे थे। आखिरी सवाल, जो भू माफिया हैं या जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है? जनपद में कई भूमाफिया हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेटेड तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, उनको डिमोलिश भी करवाया गया है। उसके अलावा चाहे वो सरकारी तंत्र में मिले हुए हो चाहे किसी से भी हो, सख्त एक्शन है वो सभी के खिलाफ लिया गया है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता है वो हमें सूचना दे कि फलां व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा किया है और उसकी जांच विदिन 7 डेज की जाएगी और उसके बाद जो लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट है जिसमें कई हजार बीघे जमीन है वो अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है, तो उसी मुहिम को है वो आगे जारी रखा जाएगा। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन हरियाणा पंजाब की। आज प्रधानमंत्री मोदी पहले हरियाणा पहुंचे जहां उन्होंने देश की हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दी, साथ ही 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे जहां 6,600 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। कुछ देर में पीएम मोदी पंजाब के मोहाली पहुंचेंगे जहां वो 5,470 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। हरियाणा के जींद में पीएम मोदी ने आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में 2600 से ज्यादा यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा करेगी। पीएम मोदी ने आज हरियाणा में 9 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो 10 कोच वाले हाइड्रोजन ट्रेन को DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इस ट्रेन में डीजल या इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं है बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का यूज किया गया है। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर और 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम भी पूरी तैयारी की गई है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भविष्य में ट्रेन के दूसरे रेल रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है।
हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां इस एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका पहले से हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। आज जिस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई वो दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है। भविष्य में भारतीय रेल की लाइफलाइन होगी। जींद सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 किलोवाट क्षमता का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। एक बार में इस ट्रेन में 2638 यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पर ये 356 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और अब ये ट्रेन जींद से रवाना होकर आगे हरियाणा के सोनीपत जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और लगभग 2600 यात्रियों के साथ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और देश की दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन निकल पड़ी है भारत की उन पटरियों पे जिसका इंतजार 6 सालों से किया जा रहा था। रेलवे ने 2020 में ये लक्ष्य रखा था कि 26 तक भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और आज जब प्रधानमंत्री द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है तब इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए जींद के सभी नागरिक आए हैं और सभी का ये मन था, सभी का ये सपना था कि भारत में वो टेक्नोलॉजी आए जिसमें देखिए अभी प्रधानमंत्री द्वारा सभी को अभिभावित किया जा रहा है। एक गर्व का पल है भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, क्योंकि दुनिया का भारत दूसरा देश बन चुका है जिसमें दूसरी ये पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन है, क्योंकि इससे पहले तक केवल जर्मनी के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि पैसेंजर ट्रेन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही है। अगर जब ये ट्रेन चल रही है तो काफी स्मूथ है, हम खड़े हैं तो भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन के पटरी में दौड़ने की क्षमता जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हरियाणा में जींद और सोनीपत के रूट पे ये ट्रेन 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट्स बनाए गए हैं। इस ट्रेन के बनने से हरियाणा के जींद में एक बड़ा बदलाव हुआ है।